एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको, और उस सारे क्वेश्चंस को जब आप पढ़ लोगे कर लोगे तो आपका पूरा इंटायर चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। यानी इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें आपको सीखनी है, समझनी है, ज़रूरी हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जैसे ही आपको आगे चलते वीडियो को देखते कि समय लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो आप वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियो जब आते रहेंगे और आप उसे देखते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, डिफाइन द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो देखिए, सिर्फ क्या याद करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी बोल सकते हैं या प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन होता है आगे की ओर रिएक्टेंट घटता चला जाता है और प्रोडक्ट बनता चला जाता है। तो ए मान लीजिए कि ए से बी बना, ए रिएक्टेंट हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया, तो रेट क्या हो गया माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन। ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर, उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कैपिटल सी से भी दिखाया जाता है, लेकिन सी ए लिखना बड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए लोग सिंपली आप ऐसा ही लिखते हैं। तो ये भी लिखा हुआ कहीं बुक में मिल जाए तो घबराना नहीं है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस और प्लस में बी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए कि ये माइनस साइन सिर्फ दिखा रहा है कि डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है, और प्लस साइन ये दिखा रहा है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। बस ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद जानिए, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये मार्केबल बात है, इसको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, इट्स यूनिट आर मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, मोल पर लीटर पर टाइम। तो यहाँ पे टाइम अभी मिनट में होगा तो पर मिनट हो जाएगा, सेकंड होगा तो सेकंड हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे पर टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकन एज यूनिटी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, रिएक्टिंग स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन को आप यूनिटी लेते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि ए और बी रिएक्ट कर रहा है और मान लीजिए सी बना रहा है, तो ये जो ए और बी है इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को जब आप 1 कर देते हैं तो आपका रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। जब ये यूनिट हो गया तो रेट बराबर के हो गया, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें भी यहीं पे मेंशन करके आप ध्यान में रखिए। जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ इस तरह से करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दूसरी बात, इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ के जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है। ये नहीं कि आप फिक्स कर लेंगे कि यूनिट ऑफ के यही है, यही याद कर लेना है, नहीं। यूनिट ऑफ के वेरिएबल होता है, चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब कुछ आपका 0 होने से क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, जिसके कारण इसका यूनिट वही रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। जैसे अभी आपने देखा ऊपर, ये क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, चूंकि ये यूनिट हो गया तो आर रेट बराबर के हो गया, इसलिए यहाँ पे यूनिट भी क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट हो जाए तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स c इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। ओके, तो रिएक्शन दे रखा है, तो इन इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, द रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ए और बी पे 0 पावर। ठीक है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ,
इसे रेट लॉ इक्वेशन के माध्यम से लिखा गया है। ये रेट लॉ क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए रेट लॉ क्या होता है वो समझ लीजिए। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो आपने देखा ए और बी लिखा गया है, तो ए और बी क्या है वहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी सेम एज द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कह रहा है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब आप लिखते हैं इक्वेशन को तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, जिसपे कुछ पावर होता है। वो पावर जरूरी नहीं है हमेशा कि वो जो बैलेंस्ड केमिकल इस इक्वेशन के आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसके बराबर होगा। हो भी सकता है, समटाइम बराबर हो भी जाता है, समटाइम बराबर नहीं भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी बी इस टाइप से रिएक्शन को आप लिखते हैं तो यहाँ पे रेट इक्वल्स टू क्या हो गया, के बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। तो यहाँ पे ए और बी जरूरी नहीं है कि ये इसके ही बराबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये ए बी अलग भी हो सकता है। तो मेन मकसद था आपको रेट लॉ के बारे में बताना, क्योंकि बार बार ये इक्वेशन आएगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए क्या है। तो रेट लॉ भी बता दिया आपको कि क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी हैव सेम वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये दोनों सेम होते हैं। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो एक ही स्टेप में हो जाता है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप से होकर जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में होता है, लेकिन जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हेल्ड हो जाए तो उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन द मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी इक्वल्स टू होता है किसके, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन। यानी जितना आपका रिएक्टेंट का नंबर होगा वही उसके मॉलिक्युलरिटी बराबर मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा। रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही मॉलिक्युलरिटी होगा इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बार बार हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्यों मैंने आपको समझाया कि रेट लॉ होता क्या है। तो जो पावर रेज आप रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखते हैं आप, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर होता है उसका जब सम कर देते हैं तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बात आई समझ में। रेट लॉ ये जो लिखा गया ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया। रेट लॉ क्या है बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, और उसमें जो रेज पावर जो होता है वही पावर को ऐड कर दीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। सपोज कीजिए ए बी गिव्स पी, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपने लिखा तो आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर हाफ और बी के पावर 2, तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, एमसीक्यूज में भी होता है। रेट लॉ लिखा रहता है ऐसे एक्सप्रेशन और पूछता है आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अक्सर। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्यों बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो आपको सबको पता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर एज लार्जर फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कॉलिजन बढ़ता है, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है ज़्यादा मैक्सिमम
इफेक्टिव कॉलिजन होता है जिसके कारण वो कन्वर्ट होने लगता है। एक्टिवेशन बैरियर जैसे आपको पढ़ाया गया है, पहले भी मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है तो मैक्सिमम ज़्यादा कॉलिजन होने की वजह से एनर्जी बढ़ता है, जिसके कारण इस एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी से गेन कर लेता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो बस यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फॉर अ रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज, लिखा गया है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा गया आपको कि ठीक है, कैन द रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सप्लेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मेंशन किया है इसलिए ताकि आपको हर एक बात समझ में आए कि ऐसे देख के लिख दिया कि आप बताओ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ तो ये लिखा गया नहीं कि स्टेप 1 स्टेप रिएक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, सिर्फ पूछा गया ये देख के एलिमेंट्री रिएक्शन का पहचान कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो रेट लॉ के हिसाब से जो लिखा गया वो लिख दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया हमने। ठीक है, 5/2 हो गया। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कांट बी फ्रैक्शनल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये रिमार्केबल बात है आपके लिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। अगर होल नंबर में होता तो ये समझ में आता कि एलिमेंट्री हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि फ्रैक्शन है इसलिए एलिमेंट्री होने की संभावना नहीं है। हेंस दिस इंडिकेट्स द रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री। तो आपने समझ लिया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा देखने में लग रहा है बच्चों, जब आप क्वेश्चन लेते हो हाथ में ना अपने तो आपके समझ में आता है कि कैसे क्या कहाँ पढ़ रखा है, कैसे इसका आंसर करना है। आपके पास रेट लॉ है, आपको पूछ दिया कि बताइए एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है, कंफर्म कीजिए। तो पहले तो आप ऑर्डर निकाल देंगे और ये बात लिखेंगे कि वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कांट बी फ्रैक्शनल, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन। अपने भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बातों को समझिए सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने में सेकेंड ऑर्डर जैसा लगता है, लेकिन वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर होता है, दैट्स वाई उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर वन रिएक्टेंट हैज़ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। बस ये याद रखिएगा, इस वर्ड इसका इस्तेमाल लिखने में अगर आपने नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। रिएक्टेंट हैज़ very high concentration and during course of the reaction it does not change significantly, the reaction proceed as first order reaction in such case। मतलब वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा तो वो क्या हो जाता है, उसे हम लोग स्यूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं आप, तो यहाँ जो वाटर देख रहे हैं ना, ये इतना एक्सेस अमाउंट में होता है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज दिखता नहीं है, जिसके कारण इसको कंसिडर नहीं किया जाता है इसके कॉन्सेंट्रेशन को, इसलिए ये हो जाता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसे हम लोग, चूंकि दिख रहा है दो रिएक्टेंट है, लेकिन ये है एक्चुअली इस पे डिपेंड कर रहा, इसलिए इसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर येट फ्यूल्स डू नॉट बर्न बाय देमसेल्व्स एट रूम टेम्परेचर एक्सप्लेन। देखिए कहता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर में पाया जाता है, लेकिन जो फ्यूल आपके घर में रखा होता है, आपने लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, फ्यूल तो पेट्रोल डीजल का नाम मैंने ले लिया, फ्यूल तो वो मान लीजिए आपके गाड़ी के लिए फ्यूल ही है ना। तो जो ऐसे घर में जो अवेलेबल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब जो फ्यूल है, तो जब ऑक्सीजन है ही, फ्यूल है ही, तो बर्निंग क्यों नहीं स्टार्ट होता है, यही है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो समझिए इसको कि बर्निंग क्यों नहीं होता, ये सोचने की बात है कि घर में कोयला पड़ा है और एयर है ही तो जल जाना चाहिए था, बिना उसको जलाए वो नहीं जलता है। उसका रीज़न है कि कंबशन जो है ना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। जैसे फ्यूल जलेगा ऑक्सीजन में, जो उसे क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो कंबशन का जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई है,
जिसके कारण वो रूम टेम्परेचर पे प्रोसीड नहीं होता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर येट फ्यूल्स डू नॉट बर्न बाय देमसेल्व्स एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, यहाँ से आपको लिखना है एक्चुअली, because the activation energy EA for the combustion reaction of fuel is generally very high which is not available at room temperature। यानी फ्यूल है, O2 है, रूम टेम्परेचर तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ये डेली लाइफ में भी आप देखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या रखना है कि उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो बहुत हाई होता है, वो मीट ही नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9। नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज गिवन द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा इसी का पार्ट है, फॉर अ रिएक्शन A प्लस H2O गिव्स B, तो रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले का तो आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है। सबसे पहला क्वेश्चन में बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सारा जैसे जिसके ऊपर पावर A पे जीरो, पावर B पे कॉन्सेंट्रेशन B पे जीरो, यानी यह यूनिट हो गया। तो यूनिट होने पर क्या हो जाता है, रेट इक्वल्स टू K हो जाता है। इसलिए रेट का जो यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का भी यूनिट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के सेम है या नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज गिवन द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का एक ही यूनिट हो जाता है, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ओके क्लियर, आगे बढ़िए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको समझिए। देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए दिखा भी दिया है कि रेट बराबर K इक्वल्स टू जीरो, पावर जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, तो ये यूनिट हो जाएगा जिसके कारण रेट इक्वल्स टू K, यानी रेट कांस्टेंट हो गया। तो दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। सेकंड नंबर है, देख लीजिए, तो रेट प्रोपोर्शनल टू A है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्यों, क्योंकि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। रेट जो है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर 2 होता, 3 होता तो वो देखते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे 1 है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है CBSE में, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पर कि एक ही पर डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट। दैट्स वाई ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से जरूर ध्यान रखिएगा इस बातों का। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी येट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो बाय। तो देखिए बहुत सारे जैसे लिख रहा है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैज एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी आप ये कह सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ही है, क्योंकि वही उस एनर्जी को जब आप प्राप्त करते हैं तभी रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट होता है, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट होने लगता है। तो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है, जो उनका एनर्जी होता है, अपना एनर्जी होता है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होता है, उसके बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि अगर आप इस बैरियर को तेजी से पार करते हैं उतना ही तेजी से रिएक्शन होगा। यानी आप इस एक्टिवेशन एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जितना जल्दी उतना प्रोडक्ट आप बनाना चालू कर देते हैं। तो जब एनर्जी ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज़्यादा है मॉलिक्यूल का एनर्जी, तो क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में, जल्दी होना चाहिए रिएक्शन। लेकिन देखा जाता है कि वैसे केसेस होने के बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होते हैं। इसका क्या कारण है, यही आपको बताना है। तो देखिए अब देखिए एनर्जी ज़्यादा होने से काम नहीं होगा। जैसे आप देखो अभी बच्चे हो, आप लोग को बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन एनर्जेटिक होना और उस एनर्जी को सही जगह पे इस्तेमाल करना दोनों मायने रखता है। अब एनर्जेटिक हैं और आप दीवार पे मुक्का से मारेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। आपको सही जगह पे प्रहार करना है। तो उसी चीज़ों को समझाती हूँ हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपको,
कि आपके पास सब कुछ है, बट समझिए कि कहाँ कैसे आंसर करना है। तो क्या है, एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, लेकिन फिर भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, तेजी से स्लो हो रहा है रिएक्शन। उसका कारण क्या है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। जब कॉलिजन करना है मॉलिक्यूल को तो वो ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो उसी बात को यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ तक एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है कि कैसे क्या लिखना है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ाते वक्त ही मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों, सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा या नहीं, क्वेश्चन को मिक्स करके पूछता है सीबीएसई। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो कहीं पे ए बी में घुसा के दे देगा, कुछ ऐसा ट्विस्ट लगा के देगा कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्या रीजन है, कैसे क्या पढ़ाया गया था, वो जानिएगा, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चन करके आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वाई कांट मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू दी जीरो। अब ये भी क्या क्वेश्चन बनता है कि क्यों नहीं किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी जीरो के बराबर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो रहा है लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो जीरो नहीं है, क्यों? तो देखिए, मॉलिक्युलरिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस इफ इट कांट बी लेस देन वन। अब देखिए, मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसे ही मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो आप समझिए ना कि जीरो मॉलिक्यूल होगा तो क्या मॉलिक्युलरिटी होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो इन्वॉल्व होगा तो तभी तो मॉलिक्युलरिटी बताएंगे ना। इसलिए ये कभी भी लेस देन वन नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल तो होना ही होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। बात आ गई समझ में आपके? आप सोच के देखो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स होएगा ही नहीं तो कॉलिजन कैसे होगा, जब कॉलिजन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसे होगा। बात आ गई समझ में आपके? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहोगे बाद में कमेंट सेक्शन में कि आप तो हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह रही हैं, तो मैंने यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कलेक्ट करके आपके लिए लाया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वाई कैन वी नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कंसिडरेशन करते हैं, यानी कंसीडर कर लीजिए किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता क्यों नहीं लगा पाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक चीज़ मैंने थ्योरी सेक्शन में आप ध्यान देंगे कि क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, वो फिक्स नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो वेरी वेरी स्लो होता है, उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होता है, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं बातों को यहाँ लिखा है मैंने। Order of reaction can't be written from the balanced chemical equation as it is an experimental determined quantity। ये जो होता है एक्सपेरिमेंटली पता होता है हम लोगों को, ये कोई फिक्स नहीं होता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्री इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप्स। द ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? जो बातें समझाई वही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव एनी टू इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू अकर, विच साइंटिस्ट गेव कॉलिजन थ्योरी, व्हाट डू यू कॉल कॉलिजन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आप समझिए, अब आप कुछ बच्चे यहाँ पे मुझसे सवाल करेंगे, जहाँ अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो, कि मैम कॉलिजन थ्योरी तो पढ़ना नहीं है तो क्वेश्चन आपने क्यों दिया। तो आप सभी ने अगर सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा
कि कॉलिजन थ्योरी तो पढ़ना ही है आपको, एलिमेंट्री आइडियाज़ के साथ पढ़ना है, यानी कि डिटेल में नहीं जाना है उसके अंदर, बट उसका जो आइडिया होता है मोटा मोटा कि कॉलिजन थ्योरी होता क्या है ये आपको लेना है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ मेंशन किया है कि बस इसको कर डाला तो काम खत्म, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है कॉलिजन थ्योरी में। तो बस देख लीजिए कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया चाहिए। पहला क्राइटेरिया चाहिए द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन द रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव करेक्ट ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, जो पीछे भी बताया था आपको कि एक तो है कि कॉलिजन होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। सही ओरिएंटेशन होगा तभी टक्कर होगी और टक्कर होगा और तब प्रोडक्ट में कन्वर्शन होगा। तो ये दो क्राइटेरिया हो गया। तो उसके सेकंड पार्ट पे चलिए। द कॉलिजन थ्योरी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट मैक्स ट्राउड्स एंड W. Lewis in 1918. The collision which lead to the formation of product are called effective collision. मतलब वैसा कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाता है उसे इफेक्टिव कॉलिजन भी कहा जाता है, इफेक्टिव कॉलिजन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने है, ये न्यूमेरिकल है और आता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है। For 25% decomposition, first order reaction takes 20 minutes. Find the time when 75% of reaction will be completed. और log वो 2, 3, 4 का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा समझ लीजिए, बनाएंगे इसे हम लोग कि T 20 मिनट्स दे दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100% की बात कर रहा है, परसेंटेज में दिया है तो इनिशियली 100 होगा कोई भी चीज़, उसके बाद समय के साथ उससे बाहर गया कितना 25%, तो बचा कितना 75। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे T अगर यहाँ आएगा तो K यहाँ चला आएगा। ठीक है। तो K इक्वल्स टू 2.303 बाई T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ तक आप देखिए, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं अब चल के। ठीक है। और देख लेते हैं। तो देखिए उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है आपको समझाने के लिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर टाइम T कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए T इसके लिए 20 मिनट्स दे रखा है, 20 मिनट्स दे रखा है। तो 20 हो गया हमारा 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग इनिशियली 100 था, आफ्टर टाइम T आपने देखा 100 में से, चूंकि 25% कंप्लीटेशन है रिएक्शन का, तो 100 में से 25 निकल गया तो 75 बचा, तो यहाँ आ गया 75। ठीक है। बात आ रही समझ में आपके। 25% ही रिएक्शन हुआ है तो 100 में से 25 हो गया तो 75 बचा हुआ है, यही होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिख रही है मैम, तो इनिशियली तो आप समझ गए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 हो गया। ठीक है। अब समझिए आफ्टर टाइम T क्या होगा, अगर ये 100 है तो 100 में से ही बाहर निकल के जाएगा ना, तो मतलब 20 मिनट्स में 25% कंप्लीटेशन हुआ रिएक्शन का, तो 100 था तो 100 में से क्या हो गया 25 बाहर चला गया। यही चीज़ वहाँ पे लिखा जाता है। जैसे A माइनस आफ्टर टाइम T 75 बच गया आपका। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, इसको आप काट सकते हैं, 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100 और 25 दिया 75, तो 2.303 बाई K लॉग 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप फर्स्ट मान लें। यहाँ ये 20 है मिनट में। ठीक है। 20 मिनट आपका दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिर से एक बारी, 20 मिनट ही ना है। हाँ ठीक है। ओके। उसके बाद आप बनाएंगे अब इसे। तो इतना तो हमने कर लिया, फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट पे चलिए, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जहाँ कि 75% कंप्लीटेशन हो रहा है। तो T बराबर हो गया कितना 2.303, आप ऐसे लिख सकते हो फॉर केस सेकंड। क्या हो गया T बराबर 2.303 K लॉग 100 तो इनिशियली था ही, 75% अब कंप्लीट हो रहा है, तो 100 में से 75 बाहर चला गया तो 25 बचा, यहाँ हम 25 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 25 चौके 100, यानी आपके पास हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग
4, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब आप सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड है आपका, देखिए t इक्वल्स टू 2.303 बाई के log 4। हाँ, उसके बाद आप करेंगे तो यहाँ फर्स्ट क्या है हमारा 20 है यहाँ पे, तो 20 और डिवाइडेड बाई 2.303, मतलब LHS को LHS से डिवाइड करते हैं, RHS को RHS से, और के log 4/3। देखिए ये तो एक ही जैसा टर्म है, कट गया पूरा पूरा, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो फिर देखिए log 4 यहाँ हो गया। देखिए ये जब लिखा गया है तो log a/b बराबर कितना होता है, log a माइनस log b। तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा log 4 माइनस log 3। अब आपको सारा वैल्यू दे रखा है log 4 का, log 3 का, तो log 4 का हो गया हमारा 0.6। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, आप वही लिखेंगे 0.6021 डिवाइडेड बाई log 4 फिर से, तो इतना तो आप कर चुके हैं। माइनस log 3 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, log 3 का वैल्यू 0.4771। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए। तो माइनस कैसे करेंगे, 0.6021 डिसमिल 4771, तो 1 से 1 गया 0, 12 में से 7 जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 5 में से 4 गया 1 डिसमिल। तो आपका कितना आ रहा है, पहले ऊपर जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, नीचे आपका 0.1250 आ रहा है, ये लिख दीजिए। t/20 है। अब ये 20 आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो 0.602 डिवाइडेड बाई इतना इंटू 20। तो देखिए डिसमिल से ये डिसमिल हट जाएगा, यहाँ 1 भी है, ठीक है। तो डिसमिल हट गया, ये 0 से 0 को काट दीजिए। हाँ, अब आपका क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड जब आप कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा 9.6336 मिनट। तो यही आपसे क्वेश्चन में मांग रहा था कि आप 75% रिएक्शन के कंप्लीटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीटेशन, यानी टी हाफ हो गया हमारा 69.3 मिनट, यानी किसी भी रिएक्शन के आधा होने में जितना समय लगता है उसे टी हाफ कहते हैं, मतलब हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो दे दिया कि 50% कंप्लीटेशन में इतना टाइम लगता है, तो इतना मिनट हो गया टी हाफ। उसके बाद कहता है सेट अप एन इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम नीडेड फॉर 80% कंप्लीटेशन, यानी आपको एक इक्वेशन तैयार करना है जिसमें दिखाना है कि 80% कंप्लीटेशन में कितना टाइम जाएगा। कंप्लीटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सीबीएसई का ये क्वेश्चन है जिसमें ये मेंशन था, कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ एक आपको इक्वेशन सेटअप तैयार करके देना है। तो टी हाफ आपने इतना देख लिया, हेंस आप कर सकते हैं क्या कि के इक्वल्स टू, यानी रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला, ये याद कर लीजिएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये आपको याद कर लेना है। हाफ लाइफ पीरियड बराबर, यानी टी हाफ बराबर आप दिखा सकते हैं 0.693 बाई के। इसी के को इधर ले आते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिसका भी पता होता है डेटा उसके हिसाब से करते हैं। तो के को इधर ले, टी हाफ को इधर ले आते, ये लिखा। तो टी हाफ का ये जो रिलेशन है ना, एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हम लोगों के पास तो वैल्यू हम लोगों को पता है 0.693 दे रखा है और टी हाफ दे रखा है 69.3। देखिए सिमिलर है या नहीं है। तो आप इसको हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा, 3 अंक है तो 3 0 आएगा। यहाँ से डिसमिल हटाओगे तो 1 0 आएगा, क्योंकि डिसमिल के बाद 1 अंक है, ये कट गया ऐसे, ठीक है। अब ये डिसमिल हट चुका है आपका, तो कितना हो जाएगा हमारा
आप देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम चला जाएगा, है ना, तो डिसमिल बैठेगा तो कैसे हो जाएगा 0.01 पर मिनट, ठीक है, इतना। तो ये हो गया हमारा टी हाफ। उसी तरह से टी 80% कंप्लीटेशन में कितना जाएगा, यानी कि हमारा 80% रिएक्शन कंप्लीट होगा तो टाइमिंग क्या होगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, 2 पॉइंट, जैसे पीछे लिखा था हमने 2.303, देखिए यहाँ पे के लिखेंगे, के, ठीक है, और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा होता है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे कीजिएगा, यही आपको पता करना है, 2.303, है ना। अब आपको के का वैल्यू तो पता है यहाँ से, तो आप लिखेंगे 0.01 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल आपको फिक्स है कि 100 होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ही होगा। तो 100 हो गया, और 100 माइनस 80% कंप्लीटेशन की बात हो रही है तो 100 में से 80 कंप्लीट कर दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। समझ गए आप कैसे लिखा गया, 100 में से 80 निकल गया, ठीक है। तो अब आपके पास बचा 2.303 डिवाइडेड बाई 0.01 लॉग 100 बाई 20, तो ये कट गया आपका 2 5 जा 10, ठीक है। अब आप इसको बनाएंगे तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.01 लॉग 5 मिनट, ठीक है। यहीं तक छोड़ देंगे इसे, इसलिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर तरीके से आप लॉग 5 मिनट छोड़ देंगे करके, ये क्योंकि कैलकुलेशन करना नहीं है, अगर कैलकुलेशन करना होता तो लॉग 5 का वैल्यू हमें पता करना होता, जिसको पता करने का तरीका हो जाता है, लॉग 5 का वैल्यू आपको रटना नहीं पड़ेगा, लॉग 5 पता करना है ना, तो आप लॉग 5 को लॉग 10/2 था ना यहाँ पे, जैसे वैसे ही छोड़ दीजिएगा, उसके लॉग 10 माइनस लॉग 2 कर दीजिएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 का वैल्यू याद कर लीजिए, मुँह जवानी याद हो जाना चाहिए, 0.301 होता है ना, जैसे देखिए पीछे आपका था ना यहाँ पे दिए हुए, तो उसी का ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब 1 में से इसको माइनस कर दिए, जो भी वैल्यू आएगा वही आपके लॉग 5 का वैल्यू हो जाएगा। तो लॉग 5 की जगह वैल्यू लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिएगा। अगर लिखा नहीं होगा कि नहीं सॉल्व करना है तो सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए, तो सॉल्व भी आप कर सकते हैं। लॉग 5 का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर कटम कुट्टी जो करना है करिए, बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया कंप्लीट, यानी आपने दोनों तरह के न्यूमेरिकल सीख लिए, टी हाफ वाले भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बनाना आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, एकदम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन आप खुद से, थ्योरी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको पीछे बताया है, मॉलिक्यूलैरिटी भी बताया हुआ है, तो इस डिफरेंस को आप लिख लीजिएगा। और डिफरेंस जब भी लिखें आप बच्चों, तो आपको बता देती हूँ, जो बचपन में आपने किया हुआ है, लाइन खींच के एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ मॉलिक्यूलैरिटी लिखना, इस तरीके से लिख के और तब आप बनाना, ठीक है। बात आ गई समझ में। और आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप लिख सकते हैं कि ये 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चंस हमने किए हैं केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि ऑलमोस्ट आपके सिलेबस को कवर करता है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे अभी, जब तक आपके एग्जाम नहीं आते हैं। तो बस उन क्वेश्चन का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे फटाक से देख लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।